नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं बिहार स्पेशल के लिए दृष्टि आईएएस के समग्र बिहार से। आज बिहार के भूगोल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप बिहार के भूगोल को अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा फैक्ट होता है भूगोल में जो आपको रटना नहीं पड़ेगा। भूगोल सब्जेक्ट की खासियत ही यही होती है कि अगर आप इसमें चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे तो उतना ही कम आपको याद करना पड़ता है। ओके, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कौन कौन से चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे, एक भौगोलिक स्थिति और उच्चावच में बताऊंगा। ये सबसे बेसिक है बिहार के भूगोल का। यहाँ से सवाल गारंटेड होता है, हर साल पूछा जाता है, मतलब हर साल पूछा जाता है। और दूसरा मैं आपको मिट्टी पढ़ाऊँगा, बिहार की मिट्टी वगैरह। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन बहुत यूज़फुल वीडियो होगा। और मास्टर पर एहसान कर दीजिएगा कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने आस पड़ोस में पढ़ने वाले लोगों से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भूमिका को लेकर और मैं बीच बीच में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति और उच्चावच जानना आवश्यक होता है। उच्चावच का मतलब क्या होता है, कौन कौन से वहाँ पर भौगोलिक आकृति है, पहाड़ पठार कौन से हैं, ज़मीन कैसी है, इसी को उच्चावच कह दिया जाता है सामान्य भाषा में। इस संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति व उच्चावच में काफ़ी विविधता पाई जाती है। बिहार में पर्वत, पठार, मैदान सब कुछ है। इसका PDF आप लोगों को जो चाहिए तो आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होता है, आसानी से पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ओके, अगला क्या है कि इनमें पर्वत, पठार, मैदान और अन्य भौगोलिक उच्चावच मिलकर बिहार की भौगोलिक संरचना को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति को अब हम लोग देखते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, देखिए अगर ये अपना देश है भारत, सॉरी थोड़ा सा गंदा मैप बन गया, मैपिंग मेरी बहुत ख़राब है। ये अपना भारत देश है तो बिहार कहाँ पर स्थित है इसमें, तो इस एरिया में आपको बिहार दिख जाएगा। यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत का इलाका है ये, यहीं पर आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब आपको दिखते हैं। इसमें उत्तर में नेपाल, इसके उत्तर में नेपाल, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। कभी आपने सोचा है कि भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल नामक राज्य कैसे है? तो बंगाल के दो भाग हुआ करते थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल अपने पास है। ओके, बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से 27-31 उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कल भी मैंने आपको बताया था। और देशांतरीय कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये होता है आपका देशांतरीय विस्तार। और आपका उत्तर से दक्षिण जो होता है ये होता है आपका अक्षांशीय विस्तार। इसको ध्यान में रखेंगे। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल जो है ये 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है मात्र अपना बिहार। ओके, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर। देखिए उत्तर से दक्षिण कितना है, 345, इसको ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। और पूरब से पश्चिम तक कितना है, 4 दूनी 8 और 4 में से गया 3, 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम ज़्यादा लंबी है बिहार तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आयताकार शेप हो गया, इसको क्या कहा जाता है, आयताकार कहा जाता है। आयत में ही तो होता है ना ये चीज़, तो इसको आयताकार शेप कहा जाता है अपने राज्य को। ओके, समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 173 फीट है। कितनी है, मात्र 173 फीट ऊंचाई है। ये गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही एक बड़ा सा जहाज़ गया था बनारस से लेकर हल्दिया पोर्ट होते हुए कहाँ पर गया था, तो अपना गुवाहाटी तक गया था बांग्लादेश होते हुए। उस जहाज़ का मुझे नाम बताइएगा, बहुत ही चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था। भौगोलिक संरचना अब क्या क्या है बिहार में उसको देखेंगे। बिहार के भूकार्बिक संरचना का अध्ययन हेतु विभिन्न युगों में निर्मित चट्टानों का उपयोग किया जाता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूह में रखा जाता है। चट्टान जो पाए जाते हैं बिहार में उनको 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं भाई, तो धारावार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन समूह की चट्टानें आपको मिल जाएगा, टर्सरी चट्टानें मिल जाएगा और क्वाटरनरी चट्टानें मिल जाती हैं। अंग्रेजी में भी इनको यही कहते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी हिंदी में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, इनको ये इसी नाम से बुलाया जाता है। धारावार की चट्टानें कहाँ कहाँ पर होती हैं, अब यही आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा पीटी में कि ये बताइए निम्न से किन किन जिलों में धारावार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसको देख लीजिएगा। प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी। देखिए अब ये रहा बिहार अपना, मैप बनाकर मैं समझाता जाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। इसमें इन्होंने क्या बोला है, दक्षिण पूर्वी भाग में ये है दक्षिण
ये बीच से गंगा नदी बह रही है। ये जो इलाका है ना आपका, यहीं पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। इस पे मुंगेर ज़िला है और उसके बाद से देखिए मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। तो यहाँ से अगर आप नवादा से ले लेंगे, राजगीर से ले लेंगे, तो ये पूरा कोना कोनी आपको दक्षिण पूर्वी इलाके में कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारावार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी और क्या खासियत होती है? तो स्लेट, क्वार्टजाइट आदि धारावार समूह की चट्टानें हैं। आपके पास अगर बिहार का मैप होगा तो मैप में अलग अलग तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं याद करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप मैप को देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो मैप बना लीजिएगा कि इस क्रम में है दक्षिण पूर्वी का जो भाग है, यहाँ पर आपको धारावार क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ओके, अगला क्या है? विंध्यन समूह की चट्टानें। देखिए बिहार का भी हमने कौन सा दिखाया आपको? दक्षिण पूर्वी दिखाया। अब देखते हैं ये विंध्यन कहाँ पाई जाती हैं। इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। इन चट्टानों से सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, गंधक निर्माण के लिए पायराइट भी मिलता है। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि समूह की चट्टानें हैं। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारक सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया। लाल जो आपने लाल बलुआ पत्थर देखा होगा, उसी की बात मुख्य रूप से हो रही है। मैं बता देता हूँ आप मैप बना के। ये रहा अपना बिहार। बिहार के बीच से गंगा नदी को बहाते हैं, ये गंगा नदी है। ये जो इलाका है ना, यहाँ से सोन नदी जा रही है। तो ये जो इलाका है आपका, इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए विंध्यन समूह की चट्टानें आप अगर गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात राजस्थान के पास से लेकर और बिहार तक आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा विंध्य समूह जो है, विंध्य श्रेणी जो है, उसी में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं और वो आपका रोहतास तक आ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। वही जो है वो बिहार के दक्षिण पूर्व पश्चिम भाग में रोहतास और कैमूर के इलाकों में पाए जाते हैं। और इसमें लाल बलुआ पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, जिसका उपयोग कहाँ पर किया गया है? दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, सारनाथ स्तूप, इन सभी जगहों पर आपको लाल बलुआ पत्थर दिखेगा, उसका उपयोग किया जाता है। ओके, चूना पत्थर वगैरह। टर्सरी युग की चट्टानें। टर्सरी युग की चट्टानें पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग, रामनगर, दून या सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। देखिए टर्सरी हो गया, तृतीय काल की जो चट्टानें थी उसकी बात हो रही है। तो ये बहुत ही बाद में बना है, ये अपेक्षाकृत नया है। विंध्यन समूह के अगर तुलना करेंगे तो इस चट्टान की आयु जो है वो थोड़ी सी कम है अभी। तो देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हिमालय नया नया बना हुआ पर्वत है, वलित पर्वत है। तो ये आपको पाई जाएगी कहाँ पर? टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पर है चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसमें पाई जाती है ये चट्टानें। मैपिंग में ऐसे ही कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। और इससे आप खनिजों को भी मैं जोड़ दूंगा, तो जिससे क्या होगा, एक चैप्टर पढ़ने से आप सारे के सारे चैप्टर आपके तैयार हो जाते हैं। क्वाटरनरी चट्टानें कहाँ पाई जाती भाई? इस चट्टान का निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। यही पूछ लेता है कि क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण किस काल में हुआ है, बताइए। ये चट्टानें जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर का क्या लिखा हुआ है? कांगलो मरेट आदि से द्वारा निर्मित होती हैं। इन चट्टानों का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के पश्चात इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। ट्रांस हिमालय के बाद किसका निर्माण हुआ था? तो महान हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय के बाद उसके नीचे का जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ। सबसे अंत में शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी जब आप हिमालय में प्रवेश करेंगे, कहीं से भी प्रवेश करेंगे इधर की तरफ से, भारत की तरफ से, तो जो सबसे पहली श्रेणी दिखती है उसी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी के बाद किसका निर्माण हुआ? तो देखिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी वो अपने साथ बहुत सारा निक्षेप लाईं और उन्होंने मैदान का निर्माण किया। तो मैदान का निर्माण कब हुआ? सबसे अंत में मैदान का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय का जो हिमालय के पीछे का भाग है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 काराकोरम, उसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा महान हिमालय की सबसे भारत में सबसे ऊंची चोटी में से एक है। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, जो POK पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने हड़प रखा है। क्या है? नदियों द्वारा इस निक्षेप के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ती है। अब मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ, जरा इमेजिन कीजिए। ये शिवालिक है, ये महान हिमालय वगैरह शिवालिक है, ये शिवालिक है। और यहाँ से कहाँ आ रही हैं? नदियाँ बहकर आ रही हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा खड्ड बना हुआ है और खड्ड के बाद यहाँ पर
पर विंध्य की श्रेणी और दक्षिण का पठार है, जैसे मान लीजिए दक्खन वगैरह है। ओके, अब जो ऊपर से नदियाँ बह बह कर आ रही हैं, ये नदियाँ क्या करेंगी, धीरे धीरे यहाँ पर निक्षेप जमा करती जाएंगी। ये निक्षेप जमा हो रहा है, निक्षेप जमा हो रहा है, और इससे किसका निर्माण हुआ था, इसी से मैदान का निर्माण हुआ है। मैदान का मतलब एक छोटे मैदान के मत लगाइएगा, आप राजस्थान और पाकिस्तान के सिंधु मैदान से शुरू कीजिए और गुवाहाटी आप कहाँ तक चले जाएंगे, असम तक चले जाएंगे, आपको बीच में एक चौड़ी पट्टी दिखेगी जिसमें एक भी पहाड़ पर्वत नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश में आपको एक भी पहाड़ पर्वत नहीं दिखता है, बिहार में आपको दक्षिण बिहार छोड़ दे तो कहीं भी पहाड़ पर्वत नहीं दिखता है। तो उसी मैदान का निर्माण कब हुआ, जब ये शिवालिक श्रेणी से बहुत सारी नदियाँ आईं और अपने साथ निक्षेप लाती गईं, हजारों वर्षों भर भर के इसको बराबर कर दिया, और आज जो है ये मैदान का काम करती है, दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान का काम करती है ये। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ की मैदा है। ये क्या है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप को क्या कहा जाता है, जलोढ़ कहा जाता है। तो अगर आप गंगा के मैदान को खोदते जाएंगे, नीचे तक खोदते जाएंगे, तो आपको मिट्टी ही मिट्टी मिलेगा, कहीं भी आपको पत्थर का अंश नहीं दिखेगा। बहुत गहराई पर जाने का आपको पत्थर का अंश दिख सकता है। गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच में पाए जाते हैं। बक्सर और मोकामा के पास बहुत ही गहरा है जलोढ़ बेसिन, यानी कि उसको नीचे खोदते जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। आप गंगा के मैदान में मुजफ्फरपुर के पास 1000 मीटर तक खोदते जाइए तो आपको मिट्टी ही मिलेगा। उसके बाद हो सकता है आपको पठारी जैसा, पत्थर जैसा कुछ दिख जाए, जिसके नीचे आपको खोदने में दिक्कत होगी, नहीं तो आप मिट्टी ही खोदते चले जाएंगे 1000 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक, कहीं कहीं तो 250 मीटर तक है। सोचिए 2500 मीटर तक है, इतना गहरा मिट्टी जमा हुआ है मैदानी भागों में। ओके, आरा, डुमराव, बिहटा, पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए, आरा, डुमराव, बिहटा और पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए, तो इनके समानांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक 300-350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। ओके, अगले पर चलते हैं। बिहार प्राकृतिक उच्चावच अब कौन कौन से हैं, नेचुरल रिलीफ इन बिहार। इससे पहले हमने क्या देखा, बिहार के अलग अलग चट्टान देख ली, कहाँ पर किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे बिहार में कौन कौन से उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बिहार को बांटा गया है। देखिए, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है, ये बिहार हो गया अपना। बिहार का सबसे उत्तर में चले जाएंगे तो पश्चिम चंपारण के पास शिवालिक का आपको क्षेत्र दिख जाएगा। ये बीच में गंगा नदी बह रही हैं। बिहार का मैदान हो गया, मैदानी भाग कहाँ से कहाँ तक है, तो ये दक्षिण में आपको पठारी प्रदेश दिख सकता है, उत्तर में थोड़ा सा आपको शिवालिक का श्रेणी दिखेगा, बाकी बीच का जो भाग है ये क्या है, तो ये मैदानी भाग है, मैदानी, इसमें कहीं भी कुछ भी पहाड़ पठार आपको नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही दिखेगा आपको, और आपको बंगाल में भी ऐसा ही दिखेगा। तो ये बीच का मैदानी का भाग है। और दक्षिण का पठार आ गया, दक्षिण का पठार अभी मैंने बताया, ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है बिहार का। बिहार को उच्चावच के आधार पर इन्हीं भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर कौन सा हो गया, शिवालिक की श्रेणी, हिमालय पर्वत की श्रेणी हो गई, शिवालिक श्रेणी जिसको कहा जाता है। बीच में ये मैदान हो गया आपका पूरा का पूरा, और ये दक्षिण में दक्षिण का पठार हो गया। ओके, अगला क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है भाई, तो बिहार में उत्तर पश्चिम भाग में। देखिए बिहार है ये, इसका उत्तर पश्चिम भाग यही इलाका है। पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बहुत ही कम छोटा सा क्षेत्र है, 932 वर्ग किलोमीटर तो बहुत ही छोटा क्षेत्र हुआ। इसकी ऊंचाई 250 से 280 मीटर है, ऊंचाई भी जो कोई खास नहीं है, 250 से 280 मीटर ही ऊंचाई है। सबसे बेसिक ऊंचाई हो गया, मतलब कि जाएंगे तो आपको पहाड़ का दर्शन हो जाएंगे, बाकी उसको पहाड़ भी नहीं कह सकते हम लोग ढंग से। शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। स्थानीय उच्चावच के आधार पर इन्हें निम्नलिखित 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से उपविभाग है भाई, तो ये जो शिवालिक श्रेणी है इसको भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। शिवालिक जो है अपने यहाँ कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है, उसको भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। एक है रामनगर दून। रामनगर दून दक्षिण श्रेणी के रूप में जानी जाती है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है एक छोटा सा। 214 वर्ग किलोमीटर फैले रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर ही है मात्र। अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर है। रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर है। ओके, अगला कौन सा है आपका, सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है दूसरा इसका सब डिवीजन। इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। ये करीब में 1 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाता है। 874 मीटर है सबसे ऊंचाई इसकी सोमेश्वर
सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई है। इन श्रेणी में नदियों का पर्दन के फलस्वरूप अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर, भिखनाठोरी या मवात दर्रे प्रमुख हैं। इन दर्रों से भारत और नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग का भी निर्माण हुआ है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि सोमेश्वर, भिखनाठोरी और मवात श्रेणी जो है ये किस श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। ये सब दर्रे हैं। दर्रा क्या होता है? पहाड़ के बीच से रास्ते होते आने जाने को, उसी को दर्रा कहा जाता है। तो ये दर्रे किस श्रेणी में पाए जाते हैं? तो ये आपको सोमेश्वर श्रेणी में देखने को मिल सकते हैं। अगला है दून हरहा घाटी। कहाँ पर है ये? तो ये 24 किलोमीटर लंबी यह घाटी रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। ओके, हरहा नदी घाटी को जरूर ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है ये? किस पश्चिमी चंपारण के आसपास पड़ेगा। बिहार का मैदान अब आ गया। देखिए, अभी आपने बिहार को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा भाग था? बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अभी ही याद हो जाए, बाद में रिवीजन एक बार भी कर लें तो आपका तैयार हो जाए। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिण का पठार। तभी हम लोग शिवालिक श्रेणी हमने कर लिया। अब हम बिहार का मैदान करेंगे, फिर दक्षिण के पठार को पढ़ लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी हो सके, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। बिहार के मैदान का विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि बिहार में सबसे अधिक भागों में कौन सा चीज़ फैला हुआ है? पहाड़, पठार या मैदान? तो मैदान सबसे अधिक भागों में फैला हुआ है। ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि बिहार में मैदानी क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र हैं, पहाड़ हों, पठार हों, सब कितने में हैं? 4% एरिया में है मात्र। ओके, अगला क्या है? इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। अभी ही मैंने आपको समझाया था कि हजारों साल तक नदियों ने क्या किया? पहाड़ से, हिमालय से मिट्टी ला ला कर उस बड़े से गड्ढे में भर दिया। हिमालय के निर्माण के बाद जो गड्ढा बन गया था, और वो गड्ढे में क्या है? आज निर्माण बन के मैदान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो गड्ढे के ऊपर रह रहे हैं। मैदान की औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर के मध्य है तथा इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर के मध्य है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, एक है दक्षिणी गंगा का मैदान। दरअसल में है क्या? ये हो गया आपका बिहार, ये बीच से गंगा नदी गुजर रही है। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। अब देख लेते भाई क्या है उत्तरी गंगा का मैदान। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी यथा घाघरा, देखिए गंगा नदी में मिलाते जाइए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला तो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। गंगा नदी बह रही है। बहुत ही आसान है बांटना बिहार का। देखिए गंगा नदी बह रही है, इसमें अलग अलग नदियां जो हैं वो मिल रही हैं उत्तर में। ये क्या कर रही हैं? ये गंगा नदी के उत्तर के मैदान का निर्माण कर रही हैं। प्लेन कहा जाता है मैदान को आसान भाषा में। मैदान से कंफ्यूज मत होइएगा। जो बेसिक पहली बार करे मैं उनके लिए कह रहा हूँ। प्लेन कहा जाता है उसको, मिट्टी वाला मैदान कहा जाता है। उसमें कहीं भी आपको दरभंगा में आपने कहीं सुना है कि कोई पर्वत पहाड़ एग्जिस्ट करता हो उत्तरी बिहार के इलाकों में? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अगर छोड़ दें तो नहीं ना। तो उसी को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। ओके, देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है भाई। अगला है कि इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर, इस मैदान का ढाल जो है किस मैदान का? उत्तर के मैदान का ढाल कहाँ से है? उत्तर से दक्षिण की ओर। इसीलिए क्या हो रहा है? सारी नदियाँ उत्तर से बहकर कहाँ पर आ रही हैं? दक्षिण की तरफ आ रही हैं। कभी आपने सुना है कि कोई नदी मुजफ्फरपुर से निकलकर दरभंगा जा रही हो? सुना है कभी आपने खगड़िया से निकलकर अररिया की तरफ कोई नदी जा रही हो? नहीं, क्योंकि ढाल ही नहीं है उधर। ढाल तो जानते होंगे ना, स्लोप, अंग्रेजी में स्लोप बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, स्लोप कहा जाता है उनको। स्लोप तो जानते ही होंगे। तो ढाल कहाँ से है? उत्तर से दक्षिण की तरफ में है। ओके, नदियों के प्रवाह को क्रम में यह प्रदेश कई दोआबों में वर्गीकृत हो गया है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ। कई दोआबों में वर्गीकृत हो गया। दोआब किसको कहा जाता है? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। 5 नदी का बीच का क्षेत्र है कौन सा? तो पंजाब। 5 आब है वहाँ पर। तो कौन कौन से? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है इन्हीं के दोआब से मिलकर बना हुआ है पंजाब। 5 आब है वहाँ पर। इसी तरह से बिहार में भी अलग अलग नदियाँ हैं। अब गंडक है, इधर बागमती है, तो इनके बीच का जो दोआब हो गया इसको दोआब कहा जाता है। ओके, यह प्रदेश में कई दोआबों वर्गीकृत हो गया है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, इसको दोआब कहा गया। ये सब कहाँ पर हैं? उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में है। इस मैदान में नदियों के मध्य में स्थित बाढ़ के विशेष आकृति दियार प्रदेश, जैसे राघोपुर दियार, देखिए गंगा नदी के बीच में आपको दिखेगा राघोपुर दियार, तथा नदी धाराओं द्वारा बने चार या छारण
अपनी क्षेत्रीय विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ये सभी टर्मिनोलॉजी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, ये सभी याद रखने हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी में आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे और फिर आप वहाँ पर तारे गिनेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ये सभी टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी के सवाल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। दोआब किसको कहा जाता है, क्या होता है। अभी मुझे बताइए, नदियाँ जो हर साल जलोढ़ मृदा लाई हैं, क्या वो अधिक उपजाऊ होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल अधिक उपजाऊ होंगी। क्या अधिक उत्पादन आपको दक्षिणी बिहार में देखने को मिलेगा, उत्तरी बिहार में देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली उत्तरी बिहार में देखने को मिलेगा। पानी की अधिकता कहाँ पर ज़्यादा होगी? जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा होंगी वहीं पर तो पानी की अधिकता होगी। तो एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ना शुरू कीजिए, ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगा आपको। इस मैदान के उत्तरी भाग में दलदली भूमि, दलदली झीलों की बहुलता देखने को मिलती है हमें। इस मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। इस क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी तथा रेत से निर्मित जलोढ़ पंख की संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर नदियों का प्रवाह पथ में विचलन देखा जाता है। दरअसल होता क्या है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? देखिए, कोसी नदी की चौड़ाई जो है करीब में 4 किलोमीटर कहीं पर हो जाती, कहीं पर 3 किलोमीटर हो जाती है। जब बरसात का मौसम नहीं रहता है तो कोसी नदी तो बीच से बह रही होती है, शांत पूर्वक बह रही होती है, ठीक ना। अब बरसात का मौसम जाता, जब बरसात का मौसम नहीं है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। मैंने देखा हुआ पूरा कोसी बेल्ट घूम घूम कर गाड़ी से, इसलिए बता रहा हूँ। ये घर बना लिया, अब बरसात का मौसम आया तो अब कोसी नदी बह रही है यहाँ से, सारा घर अपने साथ लेकर कहाँ गई? तो खगड़िया के पास गंगा जी में। तो अब समझ जाइए क्या होता है इससे। इसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा अपने ही मार्ग में गाद डालकर अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेती है। आज बह रही थी यहाँ से, अब बहना शुरू कर दी कहाँ से? तो यहाँ से। तो ये पूरा इलाका को लेकर चली जाती, इसीलिए कोसी को शोक कहा जाता है। इसी की बात की गई यहाँ पर, आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार सारण, छपरा जिला, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में पाया जाता है। जैसे लग रहा था ना कि मैं बस के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, है ना, देखा होगा पटना में। तो ये क्या है, ये मैं बता रहा हूँ याद करने का ट्रिक के हिसाब से कि क्या है कि देखिए उत्तर के मैदान जो हैं इनमें क्या पाया जाता है, उत्तरी मैदान का विस्तार पाया जाता है। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया जिलों में पाया जाता है। ओके, अगला कौन सा है आपका? गंगा के दक्षिण का मैदान है। अभी उत्तर के मैदान हमने पूरा कंप्लीट किया, सब कुछ मैंने आपको बताया कौन कौन सी नदियां हैं। ये बिहार हो गया, बिहार के बीच से कौन सी नदी? ये गंगा नदी हो गई। फोटो आप आसानी से, आसान भाषा में, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बिल्कुल बनाइए बिहार का। मेरी ड्राइंग तो बहुत ही गंदी, बनाऊंगा बिहार बन जाएगा झारखंड, तो इसलिए ये बना रहा हूँ मैं ऐसा। ये बिहार से गंगा नदी, हमने अभी इसको कवर कर लिया। अलग अलग दोआब हमें देखने को मिले यहाँ पर। अब हम किसको करेंगे? दक्षिण बिहार का मैदान जो है, गंगा का दक्षिण का मैदान है, अब इसको हम लोग कवर करेंगे। यह गंगा नदी के दक्षिण तट से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। देखिए बिहार है ये, अभी मैंने बताया ये बिहार में गंगा नदी बह रही है। ये आपका क्या हो गया? पठारी प्रदेश हो गया। तो दक्षिण का मैदान कहाँ से कहाँ तक है? ये भाग में दक्षिण का मैदान फैला हुआ है। ओके, यह मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र पर विस्तृत तथा समतल है। अब इसी आंकड़े को आप ध्यान में रखेंगे। वो आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए दक्षिणी गंगा का मैदान जो है, गंगा का दक्षिण का मैदान जो है, ये राज्य के कितने % क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 19.36। गंगा के दक्षिणी मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर लाई गई बलुई मिट्टी से बना हुआ है। और इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं? सोन नदी, पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु। बोलते हैं कर्मनाशा का जिसने पार किया उसका कर्म नाश हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। नदी ने किसी का क्या बिगाड़ा है यार, वो क्या नाश करेगी किसी का कर्म। हालांकि यह मैदान समतल है, परंतु कहीं कहीं पर गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरिकियक और बराबर की पहाड़ी जैसे बाह्य स्थलाकृति पहाड़ी इसकी एकरूपता को भंग करते हैं। इन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर तो ये मैदान समतल है, लेकिन चूंकि पठार है उसके नीचे, तो कहीं कहीं पर हमें मैदान के बीच में भी पठारी प्रदेश देखने को मिल जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल इन्होंने राजगीर में दिया है। राजगीर आप लोग गए होंगे घूमने के लिए, पटना के बगल में ही है। कभी भी चले जाइए, घूम फिर आइए, देख के अच्छी जगह है। मैं तो नहीं गया हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। बराबर की पहाड़ी है, ये सब बीच बीच में क्या है, मैदानी प्रदेश को भंग कर रही हैं। समतल जो है वो उनको भंग करे, बीच बीच कहीं कहीं पर पहाड़ी प्रदेश जैसे दिख जाते हैं हमें। इस क्षेत्र प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्राकृतिक तटबंध तथा इससे सटे हुए ताल का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? इनका कटाव अधिक नहीं है। जैसे उत्तर बिहार की अभी मैंने कोसी का आपको एग्जाम्पल दिया कि बिना बरसात के मौसम उसकी चौड़ाई कहीं पर 3 किलोमीटर पहुंच जाती है। तो ये कैसे हो पाता है? तो ये ऐसे ही हो पाता है। ओके, इस मैदान में कॉप मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व चिकनी या पीली दोमट है। इसके दक्षिण में रेतीली मिट्टी
पाई जाती है। अब आपको क्या करना है, एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिए कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा, एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा है। देखिए सबसे पहले बिहार को हमने देखा, कौन कौन से प्रदेश कहाँ पर है, कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिर हमने उसको बांटा कौन कौन सा श्रेणी, एक सबसे ऊपर आपका हो गया शिवालिक श्रेणी हो गया बिहार में, ये शिवालिक श्रेणी हो गया। फिर आपका उत्तर का मैदान हो गया, फिर दक्षिण का मैदान हो गया, फिर दक्षिण का पठारी प्रदेश हम लोग पढ़ लेंगे। ये सब मैं पहले उत्तर के मैदान में क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी नदियाँ हैं, दोआब हैं। नदियाँ क्या करती हैं, गाद लाती हैं अपने साथ, और नदियों के द्वार जो मुहाने हैं उस पर गाद जमा हो जाते हैं। दक्षिण बिहार में क्या है, गाद कम लाती हैं और उनका प्राकृतिक तटबंध बना हुआ है, यानी कि वो तट को उनका प्राकृतिक रूप से बन गया है। प्राकृतिक तटबंध किसको कहा जाता है, उत्तर बिहार में नदियों पर तटबंध बनाने पड़ते हैं, दक्षिण बिहार में कई जगह बने हुए हैं प्राकृतिक रूप से, क्योंकि दोनों तरफ पठार हैं, पठार के बीच से गुजर रही हैं तो तटबंध के जैसे दिखते हैं हमें। तो ये सब कुछ अभी हमने पढ़ा है और बहुत सारा कुछ अभी मैंने पढ़ा दिया है आपको, एक बार रिवाइज कर लीजिए मन ही में। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, दक्षिण का पठार पर आगे हम लोग। बिहार के सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण का मतलब होता है बिल्कुल सबसे अंतिम दक्षिण, ये हो गया अपना बिहार। बिहार के बीच से कौन सी नदी, गंगा नदी, याद हो जाएगा भाई आज तो। उसके बाद से ये हो गया दक्षिण बिहार का मैदान, ये हो गया उत्तरी बिहार का मैदान पूरा, ये हो गया बिल्कुल सबसे दक्षिण है पठारी प्रदेश। मतलब उससे दक्षिण जाएंगे तो हम लोग झारखंड पहुंच जाएंगे, वो भी तो पहले हमारा ही था। पहले झारखंड को दक्षिणी बिहार कहा जाता था और आज के बिहार को उत्तरी बिहार कहा जाता था। आज का संपूर्ण बिहार को उत्तरी बिहार और आज के झारखंड को दक्षिणी बिहार कहा जाता था, लेकिन झारखंड तो अब झारखंड हो गया। तो यहाँ पर ये जो इलाका है आपका, ये क्या है, तो ये आपका हो गया पठारी प्रदेश बिहार का। देखिए क्या है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से, कैमूर जिला कहाँ है भाई, तो कैमूर जिला है आपका यहाँ पर। पूर्व में मुंगेर, यहाँ मुंगेर हो गया, एवं बांका जिले तक, यहाँ बांका हो गया, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। बिहार का हर एक जिले का पोजीशन याद होना चाहिए। एक बार कोई बोले कि दिखाओ भाई अररिया जिला कहाँ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर पेन पढ़ना चाहिए कि ये रहा अररिया जिला। डायरेक्ट पूरा दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए बिहार का मैप, कि कोई पूछे ले कि भाई बताओ शेखपुरा कहाँ पर है, तो डायरेक्ट शेखपुरा पर आपका उंगली जाना चाहिए। ओके, अगला क्या है देखिए, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत गया, मंदार, बराबर, जैठियन की पहाड़ी, गंगेश्वरी, राजगीर, सुकरपीठ की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ व मुंगेर की पहाड़ियाँ, कैमूर और रोहतास जिले में फैला कैमूर का पठार आता है। सोन नदी कैमूर के पठार, छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। सोन नदी क्या करती है, सोन नदी ये बिहार है, ये बीच में गंगा नदी है, यहाँ से सोन नदी बह रही है। इसने क्या किया, ये छोटा नागपुर का पठार है और किसको अलग करती है, कैमूर का पठार है ये। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करती है, तो सोन नदी करती है। यहीं से आपका सवाल पूछ लेगा कि बताइए निम्न से कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर के पठार को कैमूर के पठार से अलग करती है, तो सोन नदी अलग करती है। सोन नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए, पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ये आपका बिहार का उच्चावच था। उच्चावच के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया है। अब उच्चावच के बारे में कुछ फैक्ट है, उसके बाद हम लोग बिहार की मिट्टी को पढ़ेंगे। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, जो ऊपर हमने पढ़ा है वही सब इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, कुछ भी नया नहीं मिलेगा, वही सब कुछ है आपका। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग MCQ तो नहीं करेंगे, MCQ में सबका एक साथ ही करवाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। और हम लोग जलवायु और मृदा को कंप्लीट करेंगे एक साथ, कम से कम 2-3 चैप्टर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या होगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऊपर जैसे उच्चावच का आपको आइडिया लग गया, उच्चावच का आइडिया लग गया, और उसके साथ ही इसका आइडिया लग गया आपको कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। अब आपसे मैं जब समझाऊंगा आपको मृदा, तो आपको लगेगा ये तो खेल था, क्योंकि हमें एक चीज़ के बारे में पता करना होता है। जैसे अगर आप चट्टानों को ध्यान में रखेंगे तो जो हम लोग खनिज संपदा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बिहार में कौन कौन सी खनिज कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको लगेगा ये तो मजाक था भाई, ये तो आधे चीज़ें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर हो रहा है, इसके लिए तो कुछ खास पढ़ना था ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाती है। देखिए जो रोज़ बदले वो मौसम है, और जो दीर्घ काल में बदले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, वो क्या कहलाती है, वो जलवायु कहलाती है। हम ये थोड़ी न बोलते हैं कि आज का जलवायु कैसा रहेगा, हम क्या बोलते हैं, आज का मौसम कैसा रहेगा, यही तो बोलते हैं ना हम लोग। बिहार के जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। एक ही समय बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सूखा का प्रकोप रहता है। अब मधेपुरा और आपका सहरसा डूबा हुआ रहता है, और औरंगाबाद और गया में पता चलता है लोग सूखे बिना पानी के बैठे हुए हैं। तो इसी तरह का है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है। मृदा जो होता है इसका निर्माण होता है कि भाई वहाँ पर ऊँचाई कितनी है, किस प्रकार की वहाँ पर जलवायु पाई जा रही है,
वहाँ वर्षा होती है कि नहीं होती है, इन्हीं सब से वहाँ पर। और वहाँ का मिट्टी का प्रकार किस तरह का था, मिट्टी का प्रकार यानी कि चट्टानें किस तरह की हैं, इससे किसका निर्धारण होता है कि वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी। मृदा, मिट्टी जिसको कहते हैं, मिट्टी ओके। जलवायु, बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यही सवाल पूछ लिया था एक बार, तो इतना आसान सवाल पूछा था, इसको भी गलत कराए थे कुछ लोग। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपोष्ण तो पता ही होगा आपको, विषुवत से जो 23.5 डिग्री ऊपर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो और 23.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को उपोष्ण कहा जाता है। और 23.5 डिग्री सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से बदलता रहता है, और उससे ऊपर को उपोष्ण के बाद शीतोष्ण आ जाता है, शीत कटिबंध आ जाता है। इसी तरह से कटिबंध बदलते रहते हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, ओके। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये बिहार हो गया, बिहार के बीच से गंगा नदी हो गई। ये कहाँ हो गया, ये पूर्वी बिहार का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर आपको आर्द्र जलवायु मिलता है, आर्द्रता अधिक रहती है यहाँ पर, आर्द्र जलवायु यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर कौन सा मिलता है आपका, तो यहाँ पर शुष्क जलवायु कतिपय कंपेयर करें तो, अब इसका कंपेयर आप राजस्थान से मत कीजिएगा, पूर्वी बिहार के तुलना में पश्चिमी बिहार में शुष्क जलवायु पाई जाती है, ओके। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार बिहार का उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसका भी बहुत ज़्यादा भौकाल रहता है कि भाई क्या है ये। आज से शुरू कीजिए, अपना अपना नाम लीजिए और अपना वर्गीकरण बनाइए। जैसे मेरा नाम AB, मैंने बनाया AB का वर्गीकरण। मैंने क्या बोला, जिस क्षेत्र में पानी ज़्यादा होगा उसको मैं P से नाम लिखूँगा, जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगा वहाँ पर उसको W से नाम लिखूँगा, जहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, हवाएं जो हैं वो शुष्क चलेंगी उसको मैं D से लिखूँगा। अब एक कोई ऐसा जगह है जहाँ पर ये तीनों कंडीशन है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, PWD दे दिया नाम। अब कोपेन जो भूगोलवेत्ता था, इसीलिए उसकी बातें तो सब लोग मानते हैं, मैं तो कुछ हूँ नहीं, इसलिए कौन मानेगा मेरा वर्गीकरण। यही वर्गीकरण है। CWG में C का वैल्यू अलग है, मतलब C का मतलब अलग है, W का मतलब अलग है, G का मतलब अलग है, और कुछ नहीं है इसमें। बिहार की जलवायु को हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, देखिए एक एक चीज़ को, हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाली खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता जैसे कारक प्रभावित करते हैं। यही सब वो कारक हैं जिसके आधार पर बिहार की जलवायु जो है वो प्रभावित होती है, ओके। बिहार मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक के मध्य कौन सा होता है, तो ग्रीष्म ऋतु चलता है। और जून से लेकर मध्य जून से अक्टूबर तक का, सितंबर तक का, लास्ट तक का कौन सा महीना होता है, ये वर्षा ऋतु होती है। चौमासा जिसको कहा जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, चौमासा जिसको 4 महीने जो होते हैं, ये वर्षा ऋतु हो गया। ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़िए। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इसमें तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। यह मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। इस बार तो जून भी गर्म हो रहा है, पानी हो ही नहीं रही, वर्षा हो ही नहीं रही। ग्रीष्म ऋतु में बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, और इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कुछ याद आया ये क्या है नॉर्वेस्टर? 68वीं BPSC का सवाल उठाकर देखिए, वहाँ पर आपको ये शब्द दिख जाएगा, ओके। बिहार का सबसे गर्म स्थान जो है वो गया जिला है, और सबसे ठंडा भी कौन सा रहता है, गया जिला ही रहता है सबसे ठंडा भी। सबसे ज़्यादा गर्म भी कौन सा, तो गया जिला ही। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है। यह जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यह औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। ये हो गया आपका बिहार, ये गंगा नदी, और बिहार में यहाँ पर पटना हो गया। ये जो इलाका है ना, सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है, जिसमें औरंगाबाद, अरवल, उसके बाद से गया, और फिर आपका रोहतास, कैमूर, ये सब जो इलाके आते हैं इसमें कम वर्षा होती है। कंपेयर करें हम अलग जगहों से तो कम वर्षा होती है, ओके। इस राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, मानसून के वापसी का समय जो है वो आपका मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रहता है। इसी में अक्टूबर की गर्मी पड़ती है। होता क्या है दरअसल में कि अक्टूबर महीने में आसमान साफ हो जाता है, और उसके कारण क्या पड़ती है, दिन भर आपको खूब गर्मी लगेगा, लेकिन रात उतनी ही सुहानी होती है। क्यों होता है, क्योंकि आसमान साफ होता है तो उमस का माहौल नहीं बन पाता है। इसको अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है, कई जगह क्वार की गर्मी भी इसको कहते हैं। देख लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक।
अब शीत ऋतु है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफान से झंझावात वर्षा होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो आपका सबसे अधिक वर्षा करवाएगा कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनमें भारत के जो पश्चिम भाग इनमें ज़्यादा वर्षा होती है। और वही वर्षा पहुँचते पहुँचते उत्तर प्रदेश, बिहार तक जब चली जाती है तो अपने यहाँ भी वर्षा होती है। और उसमें कौन सा फसल लगा हुआ होता है, तो रबी की फसल लगी होती है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है ये। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। इस समय औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यानी कि गर्मी भी जितनी ज़्यादा बिहार में पड़ती है, ठंडी भी उससे रत्ती भर भी कम नहीं पड़ती, उतनी ही पड़ती है, उससे ज़्यादा ही पड़ती है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब शुरू हो रहा है आपका मृदा। मृदा को जैसे हमने उच्चावच को डिवाइड किया, बिहार के भौगोलिक स्थिति को डिवाइड किया, वैसे ही मृदा को भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, काफ़ी सारा इसमें फैक्ट मिलेगा आपको। वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या लिखा हुआ भाई, देखिए यहाँ पर कि बिहार की सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक, संरचनात्मक विशेषता के आधार पर यहाँ के मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिण पठार की मृदा। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा कौन कौन सी हैं भाई? अभी मैंने उत्तरी मैदान की क्या क्या आपको खासियत बताई थी। वहाँ पर नदियाँ खूब सारी हैं, खूब सारा जलोढ़ आता है वहाँ पर। और क्या होता है, वहाँ पर कई सारी नदियाँ जो अपने साथ गाद लाला का इकट्ठा करके रख देती हैं, ये सब उसकी खासियत है कुछ। गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ प्रकार की होती हैं। इस मृदा में अभ्रक, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, फेल्सपार जैसे खनिज प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, देखिए सबसे पहले पहाड़ जब होता है ना, पहाड़ मान लीजिए ये पहाड़ है, तो पहाड़ के में कौन कौन से, जैसे 1 मिनट रुक जाइए, ये मैदान है, मैदान बनाता हूँ मैं, ये मैदान है। मैदान को अलग अलग भागों में बांटा गया, ये बिहार नहीं है, मैदान है। सबसे ऊपर होता है आपका भावर, फिर होता है आपका तराई, फिर होता है आपका खादर, फिर होता है बांगर, फिर होता है खादर। अलग अलग भागों में बांटा गया है। भावर प्रदेश जो होता है इसमें बड़े बड़े पत्थर की शिलाएँ होती हैं और इसमें कुछ भी पानी नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर जल जो है वो विलुप्त हो जाती हैं और वो सारा जल कहाँ पर निकलती हैं, तो तराई के क्षेत्रों में निकलती हैं। जैसे तराई के क्षेत्र में अधिकांशतः आपको नेशनल पार्क और घने वन दिखेंगे। उत्तर प्रदेश का दुधवा, बिहार का वाल्मीकि, ये सभी तराई के क्षेत्रों में पाए जाने वाले नेशनल पार्क हैं। ऐसे ही पढ़ाई की जाती है जोड़ जोड़ के एक चीज़ से दूसरे चीज़ को, इसको ध्यान रखें। तराई के क्षेत्र में जो भी जगहें होती हैं वहाँ पर खूब सारे मच्छर आपको दिखेंगे, मच्छर जनित बीमारियां दिखेंगी, पशु पौधे खूब सारे दिखेंगे। लेकिन भावर क्षेत्र बड़े बड़े पहाड़ पर बड़े बड़े पत्थरों के कारण अनुपजाऊ होता है, इंसान की आबादी भी कम होती है भावर क्षेत्रों में। उसके नीचे का जो भाग होता है वो सामान्य तौर पर प्लेन होता है। तराई से बहने वाली नदियां जो होती हैं वो उसके नीचे तक आती हैं। तराई में कई जगह पाताल तोड़ कुएं वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नदियां भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं वो सारी कहाँ पर निकलती हैं, तराई क्षेत्र में फिर से पृथ्वी पर निकल के आ जाती हैं। क्या है भाई, तो यह मिट्टी दलदली या तराई क्षेत्र यह बिहार के उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिम चंपारण के पहाड़ी तक, अभी मैंने बताया पहाड़ के ठीक नीचे का भाग होता है, गिरिपद का एरिया होता है, ये पहाड़ हो गया। तो यहाँ पर आपको पतली सी परत में ये कौन सा दिखेगा, तराई या दलदली क्षेत्र की मृदा दिखेगी। ओके, क्या है भाई, ये पहाड़ियों के साथ किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। मात्र 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में, कहाँ से, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पूरा बिहार का जो ऊपर का भाग है यहाँ पर आपको ये तराई क्षेत्र की मृदा मिलेगी, क्योंकि ये पहाड़ के ठीक नीचे की मृदा है। नेपाल में तो पूरा एवरेस्ट है, एवरेस्ट के ठीक नीचे की मृदा है ये सारी की सारी। ओके, इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला और भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकर, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। खादर या नवीन जलोढ़, इस मिट्टी का आप देखिए नदियाँ जो निकल रही हैं तराई क्षेत्र से निकल कर अब आ रही हैं मैदानी क्षेत्र में, तो ज़्यादातर जो है वो कहाँ पर इकट्ठा करेंगी गाद, तो आपका इन्हीं सब क्षेत्रों में इकट्ठा करेंगी। नवीन जलोढ़ का मतलब ये मत सोचिएगा कि हर साल आती हैं, हर साल तो आती ही हैं, लेकिन पिछले 10 साल पहले भी जो आई वो भी नवीन जलोढ़ के तहत ही आती हैं। इस मिट्टी का सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जो हिमालय से आती हैं या उनकी सहायक नदियाँ हैं, और सारा गाद कहाँ पर फैला देती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में फैला देती हैं। गाद का मतलब क्या होता है भाई, मिट्टी घोल के पानी में और रख दो उसको एक लोटे में, तो शुरू में तो आपको पूरा घुला हुआ दिखेगा, रात भर छोड़ दो तो पानी ऊपर का साफ़ हो जाएगा, उसको छान कर रख दीजिए, पी सकते हैं आप। और नीचे का जो होगा पूरा का पूरा मिट्टी बैठ जाता है, उसी को गाद कहा जाता है।
जो लोटे के तल में आपको या बर्तन में आपको मिट्टी मिलेगा उसी को गाद कहा जाता है। नदियाँ भी तो ऐसे ही आती हैं, अपने साथ सारा मिट्टी लाती हैं, फिर जब पानी शांत होता है तो मिट्टी वहीं रह जाता है, पानी आगे बढ़ जाती है, इसी को गाद कहा जाता है। वो बहुत उपजाऊ होता है। यह मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है जिसमें धान, गेहूँ, जूट की खेती की जा सकती है। जूट की खेती के लिए आर्द्रता बहुत चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा जूट की खेती कहाँ पर संभव है, तो आप क्या बोलेंगे? पूर्वी बिहार में आर्द्रता ज़्यादा था, पूर्णिया वगैरह में जूट की खेती खूब सारा होता है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में जूट की खेती बहुत सारा होता है। ये गहरे भूरे रंग की मृदा होती है। बाल सुंदरी मृदा या बांगर मिट्टी। बाल सुंदरी सोच कर कंफ्यूज मत होना, मिट्टी का नाम है ये। यह पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है। देखिए कोई मिट्टी है खादर जो आज आई है, जो नई नई जल लेके आई है, नदी लेकर आई है, ये जब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल पुरानी हो जाती है तो वो मृदा भी उपजाऊ रहती है, लेकिन वो मृदा भी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बांगर। जिसे चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। ओके, इस मिट्टी के प्राकृतिक क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा होता है। प्रकृति क्षारीय होती है, गहरा भूरा या सफ़ेद होता है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से शुरू होकर, चलिए मैप बनाइए, यहाँ पर किशनगंज हो गया, किशनगंज के ठीक नीचे पूर्णिया है, तो यहाँ के दक्षिण भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग, समस्त सारण जिला, चंपारण के दक्षिण पश्चिम तक ये पूरा इलाका जो है ये कौन सा फैला हुआ है? तो बाल सुंदरी मिट्टी फैली हुई है। चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग तक पाई जाती है। इस मृदा के क्षेत्र में आम, लीची, केले के बागान मुख्य रूप से देखते हैं। आपको देखते होंगे अपने यहाँ आम, लीची, केला का जो बागान, आपने कभी सोचा कि वो कौन सी मिट्टी पर बने हुए हैं? बाल सुंदरी मिट्टी पर बने हुए हैं। उत्तर बिहार के जो लोग हैं जिनके आम के बगीचे हैं, मेरे घर पे है, तो वहाँ पर कौन सा मिट्टी होता है? मुख्य रूप से बाल सुंदरी मिट्टी उसको कहा जाता है। इस मृदा के क्षेत्र में ये सब पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूँ, मक्का, ईख, तंबाकू। देखिए दरअसल मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई इन फसलों का ऐसा कुछ नहीं है कि दक्षिण बिहार में नहीं होते हैं, वहाँ भी होते हैं, लेकिन इस मिट्टी में उपजाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि गया में आपका जो है वो धान की खेती नहीं होती है या गेहूँ की खेती नहीं होती है भाई, वहाँ भी होती है, ऐसा थोड़ी ना है। आगे पर बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण मृदा के मैदान, दक्षिण के मैदान की मृदा, थोड़ा सा घूम गया था, क्या है? सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा के दक्षिणी मैदान में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी में कौन कौन से पाई गई? दलदली वाली, उसके बाद आपका नया वाला, खादर वाला, और कौन सा? बाल सुंदरी पाई गई, जिसको बांगर भी कहा जाता है। ताल की मिट्टी, यह मिट्टी गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जिसको ताल या टाल कहा जाता है। टाल या ताल कहा जाता है, इसको ध्यान रखें, गंगा के दक्षिणी तट पर मिलती है। यह महीन, मोटे कण वाली धूसर रंग की मिट्टी होती है जो काफ़ी उर्वर होती है, बहुत उर्वर होती है। यह मिट्टी रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। अब आपसे क्या पूछेगा, निम्न से कौन सी मिट्टी है जो रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है? तो क्या बोलेंगे आप? ताल मृदा है, जो कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण बिहार के सबसे उत्तरी भागों में पाई जाती है। अब ये क्या बोल दिया मैंने? बिल्कुल सही, दक्षिण बिहार के सबसे उत्तरी भागों में पाई जाती है, गंगा के ठीक नीचे पाई जाती है। ओके, पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मिट्टी, अब ये कहाँ पाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट नोट कीजिए। यह मिट्टी रोहतास, मैप बनाइए, रोहतास को चिन्हित कीजिए, फिर उसके बगल में गया, फिर वहीं औरंगाबाद, फिर यहाँ पटना आ गया, फिर पटना के ठीक नीचे जहानाबाद, फिर यहाँ मुंगेर, फिर भागलपुर यहाँ पर बिल्कुल कोने पर आ गया। तो ये सभी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेल कैवाल मिट्टी कहा जाता है इसको। ये गहरे पीले भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। अब आपको दे देगा वहाँ पर एग्जाम्पल कि ले जे भाई बताओ कि इसमें से कौन सी मृदा है जिसका जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है तुलनात्मक रूप से। वैसे तो काली मृदा जो होती है, काली मृदा, इसमें सबसे अधिक जल ग्रहण की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर किस मृदा की? करेल कैवाल मृदा की बात हो रही बिहार के विशेष में। करेल कैवाल मिट्टी के प्रकृति नेचर वाइज ये अम्लीय होती है और क्षारीय दोनों तरह की होती है। इस मिट्टी में उर्वर शक्ति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही अच्छी उर्वर होती है ये। बलथर मृदा अब आ गई। बलथर मृदा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बिहार के पूर्वी क्षेत्र, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, बिहार के उत्तरी क्षेत्र, तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू होता है, इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। जहाँ पर जैसे गंगा के दक्षिण का मैदान है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार शुरू हो रहा है, तो ये बलथर मृदा कहाँ पर पाई जाती है? यहीं पर बिल्कुल सटा हुआ है, इससे पतली सी पट्टी पाई जाती है बलथर मृदा की। ओके,
बलथल मृदा में रेत तथा कंकर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, पठार के बगल में रहोगे तो रेत और कंकर तो पाए ही जाएंगे, बस समझ गए होंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका रंग पीला और लाल होता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें कुर्थी, अरहर, ज्वार और बाजरा की खेती होती है। देखिए, जहाँ पर भी दाल और बाजरा वगैरह दिख जाए तो आप क्या समझेंगे, वहाँ पर पानी की कमी होगी। पानी की कमी वाले इलाकों में भी दाल की खेती अच्छी होती है, इसलिए राजस्थान और एमपी में खूब सारा दाल उपजता है। बाजरा वगैरह की खेती आपको राजस्थान वगैरह में खूब सारा देखने को मिल सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। बिहार के दक्षिण पठार की मृदा, यह मृदा दो प्रकार की होती है। अब दक्षिण पठार पर हम लोग पहुँच गए। ओके, लाल व पीली मृदा, लाल बालुका युक्त मृदा दक्षिण के पठार में पाई जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लाल व पीली मृदा क्या होती है। इस मृदा का निर्माण अग्नेय या रूपांतरित चट्टान के टूटने से हुआ है। अग्नेय चट्टान कौन सा है, प्राथमिक चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी से निकलती हैं, उन्हीं से बनती है अग्नेय चट्टानें। यह मुख्य रूप से बांका, बिहार का मैप बनाइए, बांका यहाँ पर हो गया, बांका, नवादा, औरंगाबाद, यहीं पर जमुई हो गया, ये मुंगेर हो गया, और यहीं पर खड़गपुर की पहाड़ी का हो गया। ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका इसमें ये पाई जाती है। ओके, इस मृदा का लाल रंग इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण पाया जाता है। अब यही पूछ लेगा आपसे, लाल व पीली मृदा जो होती है, तो लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, इसमें आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है, लौह तत्व की अधिकता होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज या दलहन की खेती होती है। लाल मृदा में किसकी खेती अधिक होती है, धान की होती है क्या, नहीं, मोटे अनाज, बाजरा, रागी, ये सब हो गया, और दलहन की खेती होती है। लाल बालुका युक्त मृदा, यह मृदा रोहतास और कैमूर जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह अनुपजाऊ होती है। लाल बालुका जो होता है, इसमें रेत ज़्यादा होते हैं, रेत में तो कुछ उपजता है नहीं। गंगा का रेत अलग होता है, वो तो जलोढ़ मृदा होती है, उसमें खूब उपज जो होती है। इस मृदा में ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती होती है। बिहार में मृदा से संबंधित समस्याएं क्या हैं भाई, तो बिहार में मृदा को संरक्षित, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में। अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर होने वाली कृषि, अनियंत्रित खनन प्रक्रिया से राज्य की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण पर काफ़ी हानि पहुंची है। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अवसाद और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मृदा अपरदन के इस समस्या से बिहार का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। ये कुछ समस्या हो गया, समाधान आप खुद देख सकते हैं। वृक्ष लगाओ, अतिचारण मत करो, ढाल बनाकर खेती करो। बिहार का मृदा भी आपका समाप्त कर दिया मैंने। अब इसके MCQ वगैरह हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। 46 मिनट से मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।